क्लास के यूट्यूब में यूपी ट्रिपल एस पीईटी में सामान्य दिन में आज हमारा होगा मॉडल पेपर नंबर 6वां। इससे पहले हमने आपको 5 टेस्ट करा दिया, अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आज का पहला क्वेश्चन है साथी, निम्नलिखित में से किस शासक को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा बी, फिरोज शाह तुगलक को साथी हम सल्तनत युग का अकबर कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। इसका जो मूल नाम था साथी वह कमालुद्दीन फिरोज है। इसने सैयद उस सलातीन या खलीफा का नायब ये उपाधि धारण किया हुआ है। इतिहासकार इसे सल्तनत युग का अकबर कहते हैं। इसे ही राज्य का अपहरणकर्ता भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम इनका ध्यान रखेंगे। जियाउद्दीन बर्नी बोलते हैं फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का आदर्श सुल्तान था। तो अगर ऐसा सवाल आपसे पूछेगा किसके बारे में कहा गया है तो आपका जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। उसने फिरोज शाह तुगलक को पहला सच्चा मुसलमान कहा है। या अगर आपसे पूछेगा पहला सच्चा मुसलमान शासक किसे कहा जाता है तो आपका जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, ध्यान रखेंगे, जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। साथ ही जो जजिया कर था वो ब्राह्मण, बच्चे, वृद्ध और जो दिव्यांग थे उन पर नहीं लगाया जाता था। लेकिन ये जो फिरोज शाह तुगलक है वो पहली बार ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगाया हुआ था। इसके द्वारा सिंचाई कर यानी जो जिसे हम हब ए सर्व बोलते हैं वो भी लगाया गया था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो कि सिंचाई कर लगाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को होता है, बिल्कुल सही है। अकबर के पानीपत के जो युद्ध के विजय का श्रेय है साथी वो बैरम खान को, जो अकबर का संरक्षक, उसे दिया जाता है, ये भी सही है। हेमू मध्यकालीन भारत का एकमात्र हिंदू शासक है जिसने दिल्ली के सिंहासन पर क्या किया था? अधिकार कर लिया था। ये बात भी सही है। तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही। अगर हम बात करें पानीपत के द्वितीय युद्ध को लेकर के साथी तो यह कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। अकबर और हेमू को ही हेमचंद्र बोलते हैं इसके बीच में, और इसमें साथी क्या होता है? अकबर विजयी होता है, ठीक है। आप देखेंगे हेमू साथी यह मध्यकालीन भारत का एकमात्र हिंदू शासक होता है जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था, हालांकि बहुत दिन तक शासन नहीं कर पाया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में जानते हैं आप हेमू साथी पराजित हो जाता है और इसके पराजय के साथ जो अफगान थे उनकी सत्ता समझिए पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ठीक है। पानीपत की जो विजय है उसका श्रेय साथी बैरम खान को दिया जाता है क्योंकि अकबर अभी 13 साल की उम्र में था, काफी छोटा था और बैरम खान उसके संरक्षक हैं। तो बैरम खान के द्वारा ही समझिए एक तरह से पानीपत का द्वितीय युद्ध जीता जाता है। तो इसलिए कहा गया कि पानीपत की विजय का श्रेय बैरम खान को दिया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसिद्ध हड़प्पा के स्थल राखीगढ़ की खोज की गई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राखीगढ़ की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे याद रखेंगे साथी जो सूरजभान है इनके द्वारा राखीगढ़ की खोज की जाती है। तो इस तरह से आपका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा डी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्थल हैं जिसे आपको याद रखना होगा, जैसे सुतकांगे डोर तो ऑरल स्टाइन इसका खोज करते हैं। सुतका खोज की खोज जॉर्ज डेल्स करते हैं। कोटी दीजी की खोज साथी ध्रुवे के द्वारा किया जाता है। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा। राखीगढ़ की खोज आप देखेंगे तो सूरजभान। रंगपुर की यशर राव। मालवड़ की जगपति जोशी और आलमगीरपुर साथी भारत सेवक समाज। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, करा के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो ऋग्वैदिक आर्य हैं इनका जो प्रारंभिक जीवन है वह अस्थायी है। ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि वो अस्थायी थे, मतलब एक जगह रहते नहीं थे, घूम घूम करके। तो जाहिर सी बात है घूम घूम करके खेती तो होगा नहीं, तो गाय ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। ऋग्वेद में 176 बार साथी गाय का उल्लेख मिलता है तथा गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या मतलब कि न मारा जाने वाला पशु। तो आप जानते हैं ये सभी स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर साथी। अगर हम बात करेंगे ऋग्वैदिक आर्यों के आर्थिक जीवन को लेकर के तो आप जानते हैं इनका जो प्रारंभिक जीवन है वह अस्थायी है, मतलब वो लोग घुमक्कड़ हैं, मतलब घूम घूम करके अपना आरंभिक जीवन व्यतीत करते हैं। अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का ज्यादा वैल्यू था, है ना, क्योंकि कृषि तो अस्थायी रूप करते होंगे। पशुओं में साथी जो गाय थी वो सबसे ज्यादा महत्ता थी उसकी, यानी सबसे महत्वपूर्ण थी, और इसकी गणना संपत्ति में किया जाता था, जिसके पास जितना गाय वो उतना ही धनी। ऋग्वेद में गाय का 176 बार साथी उल्लेख मिलता है और आर्यों की जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं ज्यादा लड़ाइयां गाय को लेकर के हुई हैं। ऋग्वेद में गायों को साथी अघन्ना कहा गया है, यानी न मारा जाने वाला पशु कहा गया है, और इसे साथी अष्टकर्णी भी कहा जाता है, यानी 8 छेद वाले 8 कान में जिसके छेद होता है उसी को अष्टकर्णी बोलते हैं। पड़ी कौन था साथी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार का व्यापारी था जो पशुओं की चोरी करता था। तो पशुओं की चोरी करने वाले व्यापारी को क्या बोलते हैं? पड़ी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसके द्वारा सारिपुत्र प्रकरण नामक नाटक की रचना की गई थी? अश्वघोष, बुद्ध घोष, वसुबंधु या गौतमी पुत्र सातकर्णी? तो यहाँ पे देखिए सवाल गलत हो सकता है, तो बहुत ही केयरफुल रहिएगा इसमें। तो अश्वघोष आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, यानी पहला हो जाएगा सही। कुछ बौद्ध ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं वो इस तरह से हैं। अश्वघोष ने लिखा था बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, ब्रज सूची, ये चारों एकदम रट लीजिए। फिर बुद्ध घोष ने लिखा था विशुद्धि मग्ग, ये सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वसुबंध ने लिखा था अभिधम्म घोष। जब आप जानते हैं कि जो बौद्ध साहित्य है इनको साथी हम त्रिपिटक कहते हैं, वो और त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? तो यह साथी आपके पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? बहुत ही प्यारा सवाल है। गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद? तो आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हैं, ये साथ सिखों के 10वें गुरु होते हैं और अंतिम भी होते हैं। इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की जाती है। बी हो जाएगा आपका सही जवाब। देखेंगे तो ये 10वें गुरु थे साथी कृष्ण अवतार, विचित्र नाटक और चंडी दीवर, यह साथी गुरु गोविंद सिंह की किताब है, साहित्य है। और इन्होंने ये डेट याद रखिएगा 1699 में खालसा पंथ की साथी स्थापना की हुई है। 1704 में एक युद्ध होता है, आनंदपुर का युद्ध, और इसमें गुरु गोविंद सिंह के साथ दो पुत्र, एक तो जोरवार सिंह और एक फतेह सिंह, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें साथ दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बसीन की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पेशवा जो थे, मतलब जो मराठा के पेशवा हैं, अंग्रेजी सनचर को स्वीकार कर लेते हैं और एक अंग्रेजी सेना पूना में रखना भी स्वीकार करते हैं इस संधि के तहत, बिल्कुल सही है साथी। सेकंड करा कि पेशवा ने सूरत का जो नगर था साथी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ये भी सही है। पेशवा ने अंग्रेजों के जो शत्रु हैं किसी भी यूरोपीय को अपने क्षेत्र में ना रखना स्वीकार कर लिया कि हम किसी और को अपने क्षेत्र में नहीं रखेंगे, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से डी आपका हो जाएगा सही जवाब, यानी राइट आंसर। अगर हम बात करेंगे बसीन की संधि तो यह हुआ कब था? याद रखें पहली बात किसके बीच में? तो अंग्रेज के बीच में और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में होता है। क्लियर हो गया? कब हुआ था? 31 सितंबर 1802 को हुआ था। संधि के क्या प्रावधान है? पहली बात कि जो पेशवा है वो अब अंग्रेजी संरक्षण को स्वीकार कर लेंगे और पूना में एक अंग्रेजी सेना रख देंगे, पहली बात। दूसरी बात, पेशवा जो है साथी वो गुजरात का क्षेत्र, ताप्ती का क्षेत्र और नर्मदा का क्षेत्र, ठीक है, नर्मदा का क्षेत्र के जो मध्य के प्रदेश थे और तुंगभद्रा नदी के जितने भी सीमावर्ती प्रदेश हैं सबको क्या करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। सोचिए पेशवा ने क्या किया साथी? सूरत के नगर को भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। पेशवा ने अंग्रेजों के शत्रु किसी भी यूरोपीय को अपने यहाँ न रखना स्वीकार किया और दूसरे राज्यों से अपने संबंधों को अंग्रेजों के नियंत्रण में दे दिया। इसका मतलब कि अब जो दूसरे राज्य जैसे अवध वगैरह हैं उनके साथ जो संबंध बनाएगा वो अंग्रेज बनाएगा। पेशवा कुछ है ये नहीं है, पेशवा अपने आप को खत्म कर दिए बसीन की संधि के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पागलपंथी विद्रोह के प्रमुख नेता थे? पागलपंथी विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, ये पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। तो टीपू ने टीटू मीर, कहीं कहीं टीपू मीर भी लिखा रहता है साथी, तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें। टीटू मीर ये इनका संबंध है पागलपंथी विद्रोह से, तो इस प्रकार से सी आपका सही जवाब होगा। अगर हम बात करें थोड़ा पागलपंथी विद्रोह को लेकर के, तो पहली बात तो ये कहाँ पे हुआ था? याद रखेंगे बंगाल में हुआ था, ठीक है। प्रमुख नेता कौन है? तो टीपू मीर, कहीं कहीं टीटू लिखेगा तो टेंशन नहीं लेंगे। कारण क्या था साथी? पागलपंथी जो है एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह के द्वारा साथी ये चलाया गया था। कारण था, ठीक है, अंग्रेजों का वहां पर अनैतिक रूप का रवैया। बस इतना आपको याद रखना है कि आखिर में चलाया कौन था। तो आपका अगर इस तरह से सवाल आएगा तो करम शाह ये भी संबंधित है पागलपंथी विद्रोह से। समय आपसे पूछा सकता है 1813 से 1831 में, लोकेशन आपसे पूछ सकता है। देखिए यहाँ से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। पहली बात तो समय आपसे पूछा जा सकता है, तो समय आपसे पूछेगा तो बताना 1813 से 1831। दूसरी बात संबंधित प्रमुख नेता, दो लोग का नाम बताना, एक तो टीटू मीर और इनके पिता साथी करम शाह, तो दो लोग संबंधित हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन कौन? टीटू मीर और करम शाह, ठीक है। लोकेशन भी आपसे पूछ सकता है कहाँ पे हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे थोड़ा प्लीज याद रखना। पश्चिम बंगाल में साथी ये आंदोलन हो रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन प्रार्थना समाज के संबंध में सही है? प्रार्थना समाज के बारे में पूछ रहा है, तो कहा साथी इसकी स्थापना 1867 में बम्बई में किया गया था और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक हैं, बिल्कुल ही सही है ना, बिल्कुल सही है। महादेव गोविंद रनाडे ये प्रार्थना समाज के सदस्य हैं, ये भी सही है।
रनाडे के द्वारा 1884 में साथी दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की गई। ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। डी हो जाएगा आपका यहाँ पर सही। देखेंगे तो प्रार्थना समाज, पहली बात तो याद रखेंगे प्रार्थना समाज के साथी इसकी स्थापना होती है 1867 में। कहाँ पे होती है? बंबई में। कौन करता है? तो आत्माराम पांडुरंग। ध्यान रखेंगे 1869 में यानी 2 साल बाद महादेव गोविंद रनाडे, पेपर में कहीं कहीं आपसे मिले पूछेगा एमजी रनाडे, एमजी रनाडे, तो यही बात है महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, ये प्रार्थना समाज के साथ ही सदस्य बने हैं। प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय भी महादेव गोविंद रनाडे को दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने साथ ही शिक्षा के प्रसार के लिए 1884 में, ठीक है, पूना के अंदर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं और 1891 में महाराष्ट्र में साथ ही विडो रीमैरिज एसोसिएशन यानी विधवा विवाह संघ की स्थापना करते हैं। एक और महिला है पंडित रमाबाई, इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की हुई है। यह भी सवाल पेपर में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है नील आंदोलन कब आयोजित किया गया था? तो आप जानते हैं 3 कठिया पद्धति को लेकर के साथी पश्चिम बंगाल में नील आंदोलन हो रहा है। 3 कठिया पद्धति कहने का मतलब कि सरकार के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसानों से अपने खेत में, ठीक है, अपने खेत में साथी 1/3 भाग पर नील की खेती करने के लिए उत्साहित किया जाता था। कम दाम मिलता था तो बेचारे गेहूं धान ना बो करके नील की खेती करते थे। इसी के खिलाफ होता है साथी कौन सा आंदोलन? जिसका नाम है नील आंदोलन। और यह आंदोलन 1859-60 के में होता है, 1859 से 1860 में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा? पहला हो जाएगा सही जवाब। पहली बात तो आपसे समय पूछेगा कि नील आंदोलन कब हुआ था, तो आप बताना 1859 से 1860 में। अगर पूछ लेगा कहाँ पे हुआ था, तो आप बताना बंगाल में, पश्चिम बंगाल का जो जिला है नदिया, वहीं पर साथी होता है गोविंदपुर गांव में। 2 लोग का नाम है इससे, ये दोनों लोग पेपर में आएंगे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये दोनों लोग संबंधित है साथी नील आंदोलन से। एक सवाल पूछता है कौन सी पत्रिका नील आंदोलन को कवर किया हुआ है, यानी उसको दिखाया है? तो 2 पत्रिका, एक तो आपका हिंदू पैट्रियट और दूसरा आपका नील दर्पण। यहाँ पे ध्यान रखिए हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन है? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं, जबकि नील दर्पण के संपादक कौन है? तो दीनबंधु हैं। ठीक है, सरकार के द्वारा नील आंदोलन को शांत करने के लिए क्या किया जाता है? तो याद रखेंगे 1860 ईस्वी में साथी सीटोन कार की अध्यक्षता में नील आयोग का साथी यहाँ पे गठन किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रसिद्ध ज्वालामुखी साथी पोपो कैटेपिटल, इसका संबंध कर रहा है कि किस देश से है? जो पोपो कैटेपिटल ज्वालामुखी है वो कहाँ पे आता है? अर्जेंटीना, इक्वेडोर, मैक्सिको या फिर हवाई द्वीप पर। ठीक है, तो साथी पोपो कैटेपिटल या साथी मैक्सिको का एक हवाई, मैक्सिको में ही आता है पोपो कैटेपिटल, तो मैक्सिको का ज्वालामुखी है। तो इस प्रकार से सी आपका हो जाएगा सही जवाब, यानी राइट आंसर। ये विश्व के कुछ ज्वालामुखी हैं जैसे आप लोग प्लीज याद रखना, जैसे अर्जेंटीना में ओजेस डेल सलाडो नाम की ज्वालामुखी आती है, इक्वेडोर में आ जाते हैं कोटोपैक्सी चिम्बारा जो है, ठीक है, जबकि मैक्सिको में पोपो कैटेपिटल है, हवाई द्वीप में मोना लाओ है, कैमरून में माउंट कैमरून हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट इरेबिस, ठीक है, ये रॉस यानी अंटार्कटिका में आता है, वहां पे रॉस द्वीप पर आता है साथी। माउंट एटना या माउंट विसुवियस यह इटली में है, जबकि माउंट क्राकातोआ यह साथी इंडोनेशिया से है, ज्वालामुखी है। यूएसए में आप देखेंगे तो कटमई, माउंट रेनियर और माउंट सस्ता, तो साइस्ता कहीं कहीं लिखा रहता है। तो इस तरह से इसे आप प्लीज ध्यान रखना। एक और प्रश्न है कोह सुल्तान ज्वालामुखी का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? कोह सुल्तान ज्वालामुखी किस देश से साथी संबंधित है? तो यह आप जानते हैं ईरान में आता है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा बनेगा? पहला हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर सही। कुछ और ज्वालामुखी आप देख लीजिएगा, जैसे जापान में आप जानते हैं माउंट फ्यूजियामा, फिलीपींस में माउंट ताल, माउंट पिनाटुबो और माउंट मयाना। इसी तरह से ईरान में देहबंद कोह सुल्तान, म्यांमार में आप जानते हैं माउंट पोपा बहुत बार आता है, साथ ही तंजानिया में माउंट किलिमंजारो, ये बहुत पेपर में आता रहता है। अगला है कोल्ड डेजर्ट जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोल्ड डेजर्ट भारत में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, मैंने सबको पढ़ा दिया, कुछ बचा था तो आज की इस वीडियो में हम उसे कवर कर देंगे। प्लीज पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर एक बार आप ये मेरा पूरा 30 सेट कर लेंगे ना, यकीन मानिए कि सबसे ज्यादा नंबर जो 50 में सबसे ज्यादा नंबर अगर कोई पेपर में फंसा पाएगा तो ये इसी 30 सेट से आएगा। और आप 40+ क्वेश्चन कर लोगे, अगर पूरा डाटा इसका याद हो गया तो 40 से ज्यादा प्रश्न आप कर लोगे, सरकार याद रखना। और एक चीज दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो तो मेरा आपसे दिल से रिक्वेस्ट है यार, सब्सक्राइब जरूर क्या करिए और इसके साथ साथ शेयर क्या करिए, ठीक है, ताकि डेली की डेली वीडियो आपके लिए लाया जा सके बिना एक भी दिन गैप के। कोई जरूरी नहीं है कि मैं 30 ही करूंगा, अगर आप ये दोनों काम करते हैं,
व्यूज इस पे आते हैं तो मैं डेली डेली साथी क्या करूंगा, वीडियो को अपलोड करता रहूंगा। मुझसे भी तो मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और शेयर जरूर करिए। इससे बेहतर कंटेंट आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, ये बात को ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। तो भैया बताएंगे कोल्ड डेजर्ट जो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ पे पड़ता है? तो आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश का है कोल्ड डेजर्ट, है ना। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश का, तो सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। देखिए कुछ जयमंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे ध्यान रखेंगे, जैसे पंचमढ़ी साथी एमपी में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, अगस्तमलाई तमिलनाडु केरल दोनों में फैला है, अचानक मार या अमरकंटक साथी ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, कच्छ करण साथी गुजरात में, ये सब जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। कोल्ड डेजर्ट ये देखेंगे आप हिमाचल प्रदेश, शेषाचलम पहाड़ी साथी आंध्र प्रदेश, पन्ना ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में पोटास व चूना की प्रचुरता होती है? यानी पोटास और चूना सबसे ज्यादा पाया जाता है किस प्रकार की मृदा में? तो साथ ही जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें पोटास और चूना की अधिकता देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? पहला। यहाँ पे कुछ मृदा है उसमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है ध्यान रखेंगे। जैसे जलोढ़ मृदा तो उसमें पोटास और चूना की प्रचुरता है। लाल मृदा में लौह तत्व की प्रचुरता। काली मृदा में आप देखेंगे तो पोटास चूना मैग्नीशियम की प्रचुरता। लेटराइट मृदा में आप देखेंगे तो लोहा, ठीक है, और एल्यूमिनियम की प्रचुरता। तो ये पेपर में बहुत आता है, पता नहीं क्यों, है ना। मरुस्थलीय मृदा में आप देखेंगे तो लवण यानी नमक और फास्फोरस की प्रचुरता। पर्वतीय मृदा में पोटास और फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है। तो एक बार आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा भी ध्यान रहेगा तो पेपर में काम चल जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास नामक जो घास का मैदान है वह पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, रूस। पंपास घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, तो मेरी भाषा में थोड़ा सा समझिएगा। जैसे आप जानते हैं साथी ये पृथ्वी है, आप कहोगे हाँ सर। ये भूमध्य रेखा, आप कहोगे हाँ सर। आप जानते हैं सर भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर तक का क्षेत्र और 5 डिग्री नीचे तक का क्षेत्र है। यह साथी यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सूरज सीधे आते हैं तो यह क्षेत्र साथी उष्णकटिबंधीय होता है। आप बोलोगे हाँ सर। इसके ऊपर जैसे आप जाएंगे थोड़ा थोड़ा तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, मतलब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंडक रहती है, ठीक है। जैसे ये 5 डिग्री है, इससे ऊपर जब आप जाओगे, ठीक है, मतलब मान के चलिए 8 डिग्री मान लीजिए या 10 डिग्री, इसको आप मान लीजिए 10 डिग्री से ऊपर नीचे आप जब जाओगे तो ये वाला जो क्षेत्र आप पाओगे तो ये साथी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। आप बोलोगे हाँ सर। घास के मैदान दो तरीके से होते हैं, एक तो उष्ण कटिबंधीय होता है, एक तो शीतोष्ण कटिबंधीय होता है। अब देखिए इन्हीं डिग्री पर जो देश जैसे होगा, अब जैसे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होता है? तो यहाँ इस क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाएंगे वह साथी होगा लानोज, ठीक है, और कौन? लानोज के साथ सवाना घास का मैदान साथी, ठीक है, और कौन पाया जाएगा? और कैंपोस। तो अब जो देश यहाँ पे पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हमारा भारत है, तो हमारा भारत का जो आप देखेंगे दक्षिणी सिरा है वो कितना डिग्री है? तो आप बोलोगे सर 8 डिग्री, ठीक है। 8 डिग्री मतलब 4 मिनट या 6 मिनट मान लीजिए। तो हमारा देश कहीं ना कहीं आप देखोगे हमारे देश का यहाँ है तो थोड़ा थोड़ा हमारे यहाँ उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में पाए जा सकते हैं, है कि नहीं है? ऐसे ही जो देश हमसे ऊपर है, क्या रूस के अंदर आप देखोगे तो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान मिल सकता है क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं, वहां पर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तो आप देखोगे रूस हमसे बहुत ऊपर है और यहाँ पे शीत कटिबंधीय है। और लानोज घास कभी भी रूस में नहीं मिल सकता क्योंकि वो उष्ण कटिबंध में आता नहीं है। सवाना क्या कभी रूस में मिलेगा? तो आप बोलोगे नहीं सर। कैंपोस रूस में मिलेगा? तो आप बोलोगे नहीं सर। ऐसे ही तो भाई वहां पे क्या मिलेगा? तो कुछ घास का मैदान होता है साथी जो शीतोष्ण कटिबंधीय होता है। शीत कटिबंधीय आप कह सकते हो, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जो कि 10 डिग्री से ऊपर इधर मिलेगा और नीचे इधर मिलेगा। कौन कौन से घास होते हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं? तो यहाँ पे साथी जो प्रेरीज घास का मैदान होता है, कौन? प्रेरीज, ये शीतोष्ण होगा, ठीक है। इसी तरह से आप देखोगे पंपास नाम का घास का मैदान, ये शीतोष्ण होता है। इसी तरह से आप देखोगे साथी वेल्ड नाम का घास का मैदान, ये भी शीतोष्ण होता है। स्टेपीज नाम का घास का मैदान, ये भी शीतोष्ण होगा, ठीक है। और इसी तरह से डाउन्स, ये भी शीतोष्ण होगा। तो भैया बाकी सब शीतोष्ण है, लानोज, सवाना और कैंपोस, इन्हें आप याद रखना, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। अब आप मुझे बताओ अमेरिका साथी, अगर आपको थोड़ा सा उसकी स्थिति याद हो तो उत्तरी अमेरिका पूछ रहे हैं और आपसे पूछ रहा है पंपास, तो पंपास कैसा घास का मैदान है? अब लोग सर ये तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, कहाँ पे पाया जा सकता है? अब मुझे बताओ क्या ये यूरोप में पाया जा सकता है? तो थोड़ा मुश्किल है सर, क्योंकि यूरोप तो सर ऊपर आ जाएगा, है ना, ऊपर आ जाएगा, तो यूरोप में नहीं मिल सकता। रूस में मिल सकता है? नहीं सर। अब बचा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, सर उत्तरी अमेरिका का ज्यादा पार्ट साथी यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं है? तो बचा कौन? दक्षिणी अमेरिका। तो आप बताना दक्षिण अमेरिका, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब। थोड़ा सा इसे जूम आउट करिए। देखिए समझने वाली बात बस इतनी सी है, आप इतना याद रखना, उष्णकटिबंधीय घास, उष्णकटिबंधीय एरिया आपको याद रखना है, लानोस, सवाना, कैंपोस, बस। बाकी इसके बाद जो है सब शीतोष्ण है। और शीतोष्ण में कौन कौन आता है? शीतोष्ण में प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, स्टेपेज, डाउन्स, ये जो है वो शीतोष्ण है। अब ऑस्ट्रेलिया ये शीतोष्ण कटिबंध में है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाएगा? अगर पेपर में कभी लानोस, कैंपोस ये देगा तो ये कभी नहीं पाया जाएगा, है ना।
ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जा सकता है, तो ऑस्ट्रेलिया में साथ डाउन्स पाया जा सकता है। कौन सा डाउन्स पाया जा सकता है? दक्षिण अमेरिका में आप देखो तो वेल्ड नाम का पाया जाएगा, क्योंकि दक्षिण अमेरिका शीतोष्ण में मिलेगा, है ना। अब आप मुझे बताओ वेल्ड उत्तरी अमेरिका में पाया जाएगा, तो आप लोग नहीं सर, क्योंकि उत्तरी अमेरिका तो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय वाले एरिया में पाया जा सकती है, तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, तो प्रेरीज पाया जाएगा साथी, है ना। मतलब दोनों पढ़ते हैं मिला के, थोड़ा बहुत जो है हमारा अमेरिका का पार्ट भी पड़ता है साथी, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से गायब हो जाएगा, नहीं। शीतोष्ण कटिबंध में तो आप देखोगे उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका दोनों के पार्ट पाए जाएंगे, थोड़ा सा बीच वाला एरिया वही जो होता है साथी, बीच वाला जो पार्ट है वही जो है उष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है, जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, तो वहां पे तो कोई मतलब नहीं है ना। तो एक एक करके आप ऐसे याद रखना। स्टेपेज कहां पाया जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध, तो रूस और यूरोप में। प्रेरीज कहां पाया जाएगा, उत्तरी अमेरिका। अगर मैं आपसे कहूं स्टेपेज ब्राजील में पाया जाएगा, तो आप मानोगे क्या, तो बोलोगे नहीं सर, ब्राजील से तो मध्य जो भूमध्य रेखा वो गुजरती है, वहां तो संभावना है नहीं, है ना। तो बेल्ट कहां पाया जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स कहां पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अब बताओ ऑस्ट्रेलिया कहां पे है, तो आप बोलोगे सर शीतोष्ण कटिबंध में, बिल्कुल सही है। पंपास दक्षिण अमेरिका, लानोस दक्षिण अमेरिका, कैंपोस साथी है ब्राजील में, ब्राजील में पाया जाएगा। अब ब्राजील में आप बताओ उष्ण कटिबंध है कि नहीं, तो आप लोग हाँ सर ब्राजील तो उष्ण कटिबंध है ये। पंपास ये देखो एक साथ, तो पंपास कहां पाया जाएगा, तो पूर्वी सॉरी अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे, थोड़ा बहुत पार्ट तो आता होगा ब्राजील का भी, तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आएगा। सवाना पूर्वी अफ्रीका में, केन्या, तंजानिया, इन सब में। सेलवास कहां पाया जाएगा, तो अमेजान के वन में, ध्यान रखेंगे साथी, है ना। तो ये सब पूरा आप याद रखना। अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय किसी भी विधि का को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकार से असंगत हो। अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 226, किस अनुच्छेद के तहत शून्य घोषित कर सकता है, तो साथी ये होगा अनुच्छेद 13। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, 2 मिनट में समझिएगा बात। देखिए अनुच्छेद 13 में 2 बातें लिखी गई हैं। अनुच्छेद 13 कहता क्या है, तो पहली बात तो इसे क्लियर कर लीजिएगा। अनुच्छेद 13 में साथी 2 बातें लिखी गई हैं, ठीक है। एक तो संविधान से पहले की जो कानून है, जैसे हमारा देश आजाद हुआ तो उससे पहले आप देखेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 में बना था। हमारा देश कब आजाद होता है, तो आप लोग सर 1947 में आजाद होता है। तो हमसे पहले भी कई सारे कानून बने थे जो आज भी चल रहा था, है ना। ये अलग बात है कि मोदी जी उसको भारतीय न्याय संहिता कर दिया, बदल दिया उसका नाम। और एक होता है साथी हमसे बाद में कानून, एक तो हमसे पहले कानून, एक तो हमसे बाद में कानून, यानी संविधान बनने के बाद और एक संविधान बनने के पहले। कहने का मतलब आप जानते हैं आपका संविधान कब से लागू होता है, तो आप लोग सर मान के चलिएगा कि 1950 से मान के चलिए, ठीक है। हमारा संविधान 1950 से पूरी तरह से लागू होता है। तो संविधान बनने के बाद और संविधान बनने के पहले दोनों बात आप याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि भाई न्यायालय सुनो, संविधान बनने के पहले और संविधान बनने के बाद अगर कोई ऐसी बात है, कोई भी ऐसी बात है जो किसी कानून में किसी विधि में लिखा गया है, जैसे मान लीजिए संविधान बनने के पहले लिखा गया था कि लोगों को, अगर लोग ये मान के चलिएगा कि अगर सरकार के खिलाफ कोई फोटो मतलब पोस्ट करते हैं तो इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्या किया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो फंडामेंटल हमारा राइट होता है कि हम सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, हमें बोलने का अधिकार है, आर्टिकल 19 के तहत हमें साथी बोलने का अधिकार वगैरह मिला हुआ है। तो आप बोलोगे हाँ सर, तो अरेस्ट कर सकते हैं, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, यानी हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ है। आप बोलोगे हाँ सर। तो अगर किसी कानून के अंदर इस तरह की कोई बातें लिखी गई हैं, तो अनुच्छेद 13 कहता है कि भाई न्यायालय सुन, अगर संविधान बनने से पहले भी किसी भी कानून में कोई ऐसी बातें हैं जो किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट के खिलाफ हैं, तो उस बात को, उस पार्ट को, उस लाइन को तुम शून्य कर दो, मतलब खत्म कर दो। तो पूरा का पूरा कानून नहीं खत्म करो, उस लाइन को, उस बात को तुम शून्य कर देना। अब समझ में आया? तो न्यायालय उस बात को, उस लाइन को शून्य कर देगा, चाहे वो संविधान बनने से पहले बना हो। और यही बात है कि अगर संविधान बनने के बाद, जैसे मान लीजिए आज संविधान बन गया, संविधान देश में लागू हो गया, 1950 में ही संविधान लागू हुआ। अब होता क्या है, अचानक से मोदी जी को याद आता है और मोदी जी बोल देते हैं कि भाई देखो सुनो, कोई भी व्यक्ति रोड के किनारे, योगी जी पर लागू होगा, अपना रेहड़ी पटरी नहीं लगाएंगे, ये कानून है, ठीक है। मान लीजिए रेहड़ी पटरी नहीं लगाओगे वरना हम बुलडोजर चला देंगे। तो अब क्या, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 है साथी, वो हमें, या फिर कहा जाएगा 19 का जो 4 है, किसी भी व्यवसाय को करने का राइट्स देता है, कहीं भी हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। या मान के चलिए और अच्छे से, तो मान लेते हैं ईद में इन्होंने कह दिया कि अब जो है जो जीव है बकरीद है तो उसे आप नहीं सेल कर सकते, उसका मीट आप सेल नहीं कर सकते हो पूरे सावन में।
तो भाई फंडामेंटल राइट है कि कोई भी व्यवसाय कर सकता है साथी, है ना। तो अब योगी जी का जो वो कानून है जो ये लेकर के आए हैं वो फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर रहा है। आप बोलोगे हाँ सर, तो अब इसके खिलाफ आप कहाँ जाओगे। तो अनुच्छेद 13 कहता है कि भाई देखो, न्यायालय को हमने ये शक्ति दिया है, न्यायालय में दोनों न्यायालय, उच्च न्यायालय को भी और उच्चतम न्यायालय को भी, कि आपका अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है तो वो भाई साहब क्या करेंगे, उसको शून्य कर देंगे। यानी जो नया कानून योगी जी ऐसा बनाएंगे तो उसको वो शून्य कर देगा। ये बात दिया है, ये पावर दिया है अनुच्छेद 13 न्यायालय को। कौन से न्यायालय को? उच्च न्यायालय और उच्चतम दोनों लोग को दिया है, ध्यान रखें। तो आपके समझ में आ गया ना कि मूल अधिकारों से अगर कोई असंगत विधि होगा, कानून होगा, तो उसे शून्य घोषित कर सकता है। तो ये अनुच्छेद न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी साथी बनाया हुआ है। इस अनुच्छेद के तहत न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो हमारे फंडामेंटल राइट से असंगत हो। और यही शक्ति साथी, शून्य करने की इसी शक्ति को हम न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति बोलते हैं। ठीक है, जुडिकल रिव्यू का जो न्याय पुनरावलोकन का साथी कॉन्सेप्ट है वो यही है कि किसी भी विधि को शून्य कर सकते हैं। और यहाँ पे याद रखना होगा, एक व्यक्ति है प्रोफेसर कॉर्बिन, ये बोलते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसी न्यायालय की वह शक्ति होती है जिसके अंतर्गत वह विधानमंडल मतलब चाहे संसद हो, चाहे कोई राज्य की सरकार हो, चाहे जो हो, इनके द्वारा पारित अधिनियम की संवैधानिकता की जांच करता है साथी। ठीक है, अब यही सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट और पूछता है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन की सिद्धांत है वो कहां से लिया गया था। तो अगर आपसे पूछेगा कौन से आर्टिकल से संबंधित है तो आप क्या बताओगे? आर्टिकल 13। और आपसे अब आपको समझ में आ गया न्यायिक पुनरावलोकन क्या है और ये हमने कहां से लिया। तो साथी हमने अमेरिका के संविधान से लिया। सी हो जाएगा सही जवाब। अब सुनिए जरा, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत साथी यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत प्रयोग करता है। ठीक है, और उच्च न्यायालय साथी 226 की तरह, यानी न्यायिक पुनरावलोकन दो लोग कर सकते हैं। एक तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत करेगा और उच्च न्यायालय साथी अनुच्छेद 226 के तहत। जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय ये सब लोग नहीं कर सकते। ठीक है, अनुच्छेद 13(1) में कहा गया संविधान पूर्व विधियां और अनुच्छेद 13(2) में कहा गया संविधान पश्चात विधि। तो वही मैंने आपसे बताया कि संविधान से पहले की जो विधियां हैं वो भी और संविधान के बाद की जो विधियां वो भी। ठीक है, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे उसका चेक किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति तत्व को अतिरेक कर्मकांडी बताया है और इसकी तुलना एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक के संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है से की। देखिए मेरी भाषा में समझिएगा, इसका मतलब यह है जैसे आप जानते हैं जो हमारा नीति निषेधक तत्व है साथी, यानी जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसे लेकर के हम न्यायालय में नहीं जा सकते। मैंने आपसे पहले ही बताया कि डीपीएसपी को हम न्यायालय में लागू नहीं करवा सकते। तो लोग इसकी आलोचना करने लगे कि तब इसको काहे लाया गया है, किस लिए लाया गया है। तो इसी में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है साथी केटी साहब। केटी साहब बोलते हैं कि देखो ये जो नीति से संविधान में जोड़ा जा रहा है ना, ये अतिरेक कर्मकांडी है। अतिरेक कर्मकांडी का मतलब कि बिना मतलब का इसके अंदर फालतू में जोड़ा जा रहा है। और इसकी तुलना किए हैं कि एक ऐसा चेक आपके पास दिया जा रहा है जो बैंक में है और उसका जो भुगतान होगा वो बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव हो सकता है। मतलब कि लागू हो या लागू ना हो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये बात कहते हैं केटी शाह, आलोचना करते हैं नीति से तत्व का। ठीक है, और लोग भी आलोचना करते हैं, जैसे एक व्यक्ति है नासरुद्दीन, वो कहते हैं कि जो नीति से तत्व है ये सिद्धांत 9 वर्ष के प्रस्ताव की तरह है जो जनवरी को क्या होते हैं, टूट जाते हैं साथी। जबकि टीटी कृष्णाचार्य बोलते हैं कि जो नीति तत्व है साथी यह भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ा घर है और कूड़े घर में आप जानते हैं कुछ भी पड़ा रहे उसका कोई मतलब ही नहीं रहता, महत्वहीन रहता है। जबकि केसी वेयर बोलते हैं क्या कि लक्ष्य और आकांक्षाओं का एक प्रकार का घोषणा पत्र है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोग आलोचना करते हैं संविधान सभा के अंदर जब संविधान बन रहा था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कह रहा साथी कि लोकसभा का कार्यकाल पहली बैठक से 5 वर्ष तक की होती है, बिल्कुल सही है। लोकसभा को प्रधानमंत्री के परामर्श पर साथी राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर 5 वर्ष से कार्यकाल के पहले भी भंग किया जा सकता है। तो हाँ बिल्कुल किया सकता है, लेकिन केवल राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर, बिल्कुल सही है। आपातकाल अगर घोषणा हो जाए तो संसद साथी कानून बना करके लोकसभा के कार्यकाल में क्या वृद्धि कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं। तीनों बातें आपके सही हो जाएंगी, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर सही। अगर हम लोकसभा के कार्यकाल की बात करेंगे
तो संविधान का जो अनुच्छेद 83(2) है साथी, इसके अनुसार लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो पहली बैठक से 5 वर्ष तक का होता है, ध्यान रखेंगे। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री के साथ सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा जब लागू हो जाती है तो जो संसद है साथी, वो कानून बना करके लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकते हैं। आपातकाल के दौरान जो ये वृद्धि किया जाएगा वह साथी किसी भी दशा में जब आपातकाल खत्म हो जाएगा तो 6 माह, 6 साल न करी हो, 6 माह से ज्यादा प्राइवेट में नहीं रहेगा। यानी आपातकाल जब लगेगा तो बढ़ाया जा सकता है, और जो बढ़ाया जाएगा वो 6 महीने से ज्यादा समय के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा। जब आपातकाल खत्म होगा 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। अगला सवाल कह रहा है कि आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इमरजेंसी लग गया तो कार्यकाल को एक बार में साथी 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, और ये कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब कि जैसे आपातकाल लगा तो कार्यकाल बढ़ा दिए, 6 साल कर दिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपातकाल खत्म हो गया 6 महीने के अंदर, तो आपातकाल खत्म होने के 6 महीने के अंदर चुनाव कराना है, ठीक है। तो एक बार में 1 साल। तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना होगा कि जब 42वां संविधान संशोधन लगा था 1976, तब लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आया और पुनः इसका कार्यकाल साथी 5 वर्ष कर दिया गया। अगला है, भारत की जो पहली औद्योगिक नीति है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, वो कब जारी किया गया था। बहुत ही अच्छा सवाल है साथी। 6 अप्रैल 1948, सब में 1948 लिखा है, 6 अप्रैल 1948, तो सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब, ठीक है। हाँ, सी ही है साथी, है ना। देखेंगे भारत की अगर हम बात करेंगे पहली औद्योगिक नीति को लेकर के, तो उस समय साथी आप देखेंगे तो उद्योग और वाणिज्य मंत्री हुआ करते हैं डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो आजादी, भारत की आजादी पर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी हैं कौन, उद्योग और वाणिज्य मंत्री। इनके द्वारा 6 अप्रैल 1948 को साथी भारत की पहली औद्योगिक नीति जारी किया गया था, और इसमें उद्योगों को 4 श्रेणी में बांटा गया था। पहली श्रेणी में 3 उद्योग थे, अस्त्र, युद्ध सामग्री और परमाणु। द्वितीय में साथी 6 उद्योग थे, कोयला, लौह इस्पात, वायुयान, ये सब। तीसरे में साथी 18 थे, और चतुर्थ में इसके बाद जितने भी आते हैं वो सभी लोग शामिल थे। तो याद रखेंगे, आपसे ये पूछेगा कि कब लागू किया गया था, उस समय ये वाणिज्य मंत्री कौन है, और उद्योग को कितनी श्रेणी में बांटा गया था, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और गहराई में जाएगा तो पहली श्रेणी में कौन कौन थे, तो ये तीनों आपसे पूछा सकता है, परमाणु ऊर्जा, रेल परिवहन और अस्त्र शस्त्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में सही है। पहली जो पंचवर्षीय योजना है हेरोडोवर मॉडल पे आधारित, सही है। इस योजना में कृषि को साथ ही उच्च प्राथमिकता दी गई, सही है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करके खाद्य संकट को खत्म करना था, ये भी सही है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, डी। हम बात करेंगे पहली पंचवर्षीय योजना, तो साथ ही समय है 1951 से 1959 तक। मॉडल कौन सा है, हेरोडोवर मॉडल। योजना आयोग के उस समय अध्यक्ष कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि उपाध्यक्ष कौन है, गुलजारी लाल नंदा। तो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है, गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग लागू कब किया गया, मतलब ये जो पहली योजना है कौन लागू करता है, तो नेहरू जी लागू करेंगे। प्राथमिकता किसको दिया गया था साथी, कृषि उत्पादन में, मतलब कृषि उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दिया गया था। इसके दौरान कुछ सिंचाई परियोजना बनाई गई, जैसे बाघला नांगल डैम, दामोदर घाटी, मेंटूर डैम। योजना का मसौदा कौन तैयार किया था, एन राज के द्वारा तैयार किया गया था। योजना की सफलताएं थी क्या, हाँ। तो साथ ही इस योजना में विकास दर 2.1% लक्षित किया गया था, जबकि प्राप्त कितना हुआ, 3.6%। तो कहीं ना कहीं पहली पंचवर्षीय योजना सक्सेसफुल रही, ध्यान रखिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तो आप लोग सर मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें कौन सी बात थी, तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब, ठीक है। देखिए, अब जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था साथी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों रहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम विशेषता की बात करें तो हमारा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, पूंजी निर्माण की हमारे यहाँ निम्न दर है, अत्यधिक जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि हुई रहा, बेरोजगारी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक पिछड़ापन, तकनीकी पिछड़ापन, आयात पर निर्भरता और निरक्षरता हमारे यहाँ कोट कोट के भरी हुई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सतत आर्थिक विकास के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। सतत आर्थिक विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कौन काम करता है, तो हमारे यहाँ जो नीति आयोग है साथी, वह सतत आर्थिक विकास के लिए एक नोडल एजेंसी है। तो याद रखेंगे, भारत में जो सतत आर्थिक विकास है, जिसे हम एजेंडा 2030 बोल रहे हैं, इसके समन्वय और कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग साथी एक नोडल एजेंसी हमारे यहाँ है, ठीक है। अस्थायी विकास का मतलब आप जानते हैं, आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित करना है। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को साथ ही सुरक्षित रखना।
सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अस्थायी विकास को पहली बार कब प्रकाशित किया गया था, तो याद रखेंगे ब्रकलैंड आयोग, इसके द्वारा जारी किया था एक रिपोर्ट जिसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर, कब 1987 में। और यहाँ पे साथ ही सतत विकास शब्द को परिभाषित किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जेनेटिक उद्योग में शामिल है। जेनेटिक उद्योग बहुत आजकल चर्चा में रहता है साथी, जेनेटिक उद्योग, तो साथी एग्रीकल्चर साथी वो जेनेटिक उद्योग में आता है, तो पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे सही जवाब यानी राइट आंसर। अगर हम बात करेंगे जेनेटिक उद्योग, तो जेनेटिक उद्योग वे उद्योग कहलाते हैं जो विक्रय के उद्देश्य से निश्चित प्रजाति के पौधे तथा जंतुओं के प्रजनन तथा वृद्धि में संलग्न होते हैं। ठीक है, जैसे इस समय है आप नर्सरी लगाओ, मुर्गी पालन करो या फिर पशुपालन करो, तो वो जेनेटिक उद्योग में आ जाता है। तो ऐसे उद्योग का मुख्य उद्देश्य विक्रय से साथ ही लाभ कमाना होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो कृषि ही ज्यादातर, चूंकि कहा पौधे और जंतु, तो पौधे कहाँ से बनेगा, जो नर्सरी लगाएगा, और जंतु का प्रजनन करेगा जो पशुपालन करेगा, चाहे मुर्गी पालन करेगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा कि सरल आवर्त गति यानी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है एसएचएम गति करने वाले जो लोलक होते हैं अपनी मध्यमान स्थिति में जब आ जाते हैं, तो आप जानते हैं साथी ये हो गया। और अगर हम यहाँ पे एक लोलक को ऐसे टांग दे तो मध्यमान स्थिति साथी यहाँ पे आ जाएगा ये लोलक चलते चलते, ठीक है। और लोलक का ये साथी अंतिम स्थिति है। तो कह रहा कि मध्यमान स्थिति में जब होता है तो उस पर क्या आता है, तो उस पर सबसे अधिक बल काम करेगा। तो भाई यहाँ सबसे अधिक बल थोड़ी लगेगा, बिल्कुल नहीं। उसका त्वरण क्या सबसे ज्यादा होगा, उसका त्वरण ज्यादा होगा। तो ज्यादा त्वरण कैसे हो सकता है, दोनों चीज नहीं हो सकती साथी। अगर आप देखेंगे त्वरण क्या उसका ज्यादा हो सकता है, नहीं, त्वरण तो बिल्कुल ही, इसका एक्सेलरेशन तो बिल्कुल ही शून्य हो जाएगा। तो अगर एक्सेलरेशन शून्य हो जाएगा तो वेग तो साथी, वेग क्या यहाँ पे शून्य हो जाएगा, नहीं, वेलोसिटी तो यहाँ पे ज्यादा ही रहेगी, वेग जिसका ज्यादा रहेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है साथी, अधिकतम होगी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे अधिकतम होगी। हाँ, गतिज ऊर्जा इसके अंदर साथी ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे इसकी शून्य हो जाएगी, है कि नहीं है। गतिज ऊर्जा यहाँ पे ज्यादा होगा, स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। तो कह रहा है हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे डी आपका हो जाएगा राइट आंसर यानी सही। देखिए अगर हम सरल आवर्त गति करता हुआ कोई लोलक है साथी और वो मध्यमान स्थिति में आता है तो क्या इंपैक्ट पड़ता है। पहली बात तो ध्यान रखेंगे उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, जिस कारण से उसका त्वरण शून्य हो जाएगा, लेकिन वेग साथी यहाँ पे अधिकतम रहेगा। गतिज ऊर्जा साथी यहाँ पे इसकी अधिकतम होगी, स्थितिज ऊर्जा साथी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, और वो थोड़ा सा रुका हुआ महसूस करेगा साथी, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस तरंग का तरंग दैर्ध्य, ये इस क्वेश्चन को लगाओ इंपॉर्टेंट, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा, इनमें से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा। बहुत ही ज्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसे आप लगाना। तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो साथी दृश्य प्रकाश का यहाँ पे तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा। तरंग दैर्ध्य पूछा है साथी, है ना, डी हो जाएगा प्रश्न का राइट। अब इसको आप याद रखना, सबसे कम तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, ठीक है, सबसे कम गामा किरण का, उसके बाद एक्स किरण का, पराबैंगनी किरण का, फिर दृश्य प्रकाश का, मतलब ये इस तरह से साथी बढ़ता क्रम यानी कम से ज्यादा की तरफ। सबसे ज्यादा किसका होगा, रेडियो तरंग का, इसका तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होगा। माइक्रोवेव उसके बाद आता है, फिर उसके बाद साथी औरक्त किरण आएगा, दृश्य प्रकाश आएगा, और सबसे कम आपका गामा किरण आएगा। तो ये पूरा सीक्वेंस आपसे याद रखिए, पेपर में अगर पूछेगा कि क्रम से लगाओ तो आप लटक जाओगे। तो सबसे पहले गामा किरण, फिर एक्स किरण, फिर पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश। तरंग दैर्ध्य तीव्रता नहीं, तीव्रता के मामले में साथी उल्टा चढ़ जाएगा, तीव्रता सबसे ज्यादा ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब तीव्रता में सबसे ज्यादा तीव्र ये होगा, फिर उसके बाद एक्स किरण होगा, फिर उसके बाद पराबैंगनी किरण होगा, मतलब तीव्रता में ऊपर जाएगा। अगर पूछेगा तरंग दैर्ध्य तो आप यहाँ पे याद रखना कि सबसे कम से नीचे है, और अगर तीव्रता पूछेगा तो इस तरह से चढ़ जाना, यानी तीव्रता सबसे कम रेडियो तरंग का। समझ में आ रहा बात, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका, रेडियो तरंग का, ठीक है, और तीव्रता सबसे ज्यादा किसका, तो तीव्रता सबसे ज्यादा गामा किरण का, ध्यान रखना। अगला सवाल है ट्रक या ट्रैक्टर की ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में लगभग कितनी होती है। जैसे ट्रक आपके सामने जा रहा है तो उसकी तीव्रता कितनी होती है, तो सबसे ज्यादा होगा इसमें 90 से 100 डेसिबल होगा। तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे राइट। अब कुछ स्रोत हैं जिसकी तीव्रता आपको याद रखना होगा, जैसे अगर आप फुसफुसाते हैं तो आपकी तीव्रता 15 से 20 डेसिबल, सामान्य वार्तालाप नहीं वार्तालाप होगा, यहाँ पे तीव्रता 30 से 60, जोर से बातचीत 60 से 70 डेसिबल, गुस्से में बातचीत 70 से 80, ट्रक या ट्रैक्टर 90 से 100, ऑर्केस्ट्रा 100 से 120, जेट विमान 140 से 150, बहुत तेज आता है, मशीन गन 150 से 160, मिसाइल या रॉकेट 160 से 170 डेसिबल। अगला है एंडोस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका उपयोग मानव शरीर के आंतरिक भावों के निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। एंडोस्कोप, हाँ, जैसे पेट में लगाते हैं, कान में लगाते हैं, ये सब चीजें, ठीक है, पहला। सेकंड है एंडोस्कोप में प्रकाश तंतु की बनी हुई नलिकाओं का प्रयोग करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर लगाते हैं, क्या ये बात सही है, तो सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगर हम बात करें एंडोस्कोप को लेकर के, तो इसका उपयोग मानव शरीर के आंतरिक भाव का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। इसमें साथ ही प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर की बनी हुई प्रकाश नलिका का प्रयोग करते हैं। इस यंत्र, यह जो यंत्र होता है साथी, वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना द्वारा शरीर के आंतरिक भाव का चित्र प्राप्त किया जाता है।
कान का जो आंतरिक भाग है साथी इसके निरीक्षण के लिए ऑरिस्कोप लगाते हैं, जबकि पेट के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए गैस्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अम्ल का प्रयोग शीतल पेयों में किया जाता है, जो ठंडा स्प्राइट वगैरह हम लोग पीते हैं उसमें। तो आप जानते हैं साथी इसके अंदर अच्छा ज्यादातर शीतल पेय पदार्थों में लगाते हैं फास्फोरिक अम्ल ही डालते हैं, यहाँ पे कार्बोनिक अम्ल का भी प्रयोग करते हैं लेकिन सोडा वाटर में, पर इसमें शीतल पेय कारण फास्फोरिक अम्ल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। ये कुछ अम्ल हैं जो कि आप याद रखिए, बेकिंग पाउडर दिया और टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आप जानते हैं अचार टमाटर की चटनी ये सब बनाने में, कार्बोनिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल दोनों दे सकता है सोडा वाटर बनाने में और शीतल पेय में। सल्फ्यूरिक अम्ल याद रखें साथ ही उर्वरक निर्माण अपमार्जक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपमार्जक संचायक बैटरी बनाने में हम सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम के शोधन में हम सल्फ्यूरिक अम्ल लगाते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक अम्ल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोटोग्राफी में और अमलराज बनाने में, यहाँ तक कि विस्फोटक के निर्माण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला है, अप्रैल 2026 में गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है, मतलब कहाँ पे बनाया जाएगा ये क्लाउड हब। साथ ही आपका आंध्र प्रदेश में बनना है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सही जवाब। अभी आप देखेंगे तो अप्रैल 2026 की बात है जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एम चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों लोगों ने मिलकर के विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब की आधारशिला रखी हुई है। यह हब साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग को बढ़ावा देगा। अगला सवाल है, जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अटल पेंशन योजना का विस्तार डॉट के लिए किया गया है। ये अटल पेंशन योजना सरकार 2015 में लॉन्च किया था और इसका जो विस्तार साथी वो कर दिया गया है, तो पीएमएपीवाई प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, तो इसका विस्तार करके कब तक के लिए किया गया है आपसे पूछा है, तो 30-31 तक कर दिया गया है, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर सही जवाब। ठीक है, दो योजना की हम बात करेंगे, एक तो आपसे पूछा सकता है अटल पेंशन योजना शुरुआत 9 मई 2015, दूसरा है पीएम विश्वकर्मा योजना 17 मई 2023, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अटल पेंशन योजना का उद्देश्य था जो असंगठित क्षेत्र है, असंगठित मतलब जैसे रेहड़ी पटरी वाले हो गए या जो दुकान लोग खोलते हैं वो सब, इनके जो श्रमिक है 60 वर्ष की आयु के बाद में 1000 रुपया और 5000 रुपए तक का प्रतिमाह तक की गारंटेड पेंशन उपलब्ध कराना है, पर मिलता किसी को नहीं है, दिक्कत इस बात का है। जनवरी 2026 में साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अटल पेंशन स्कीम को लॉन्च किया गया, जो वित्त वर्ष 2023 तक जारी रहेगा, तब तक लूटो खाओ राज करो, मतलब इसका पैसा हर साल बजट में आता रहेगा और ये चलता रहेगा, पर मिलता किसी को नहीं है। पीएम विश्वकर्मा योजना साथी है 17 सितंबर 2023 को लागू हुआ था। 18 से 31 जनवरी 2026 के मध्य में पीएम विश्वकर्मा हॉट 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो साथी यह दिल्ली में किया गया है, तो इसे भी थोड़ा ध्यान रखें। अगला है कि जनवरी 2026 में साथी वैश्विक शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है, और आपसे पूछा भैया कहाँ पे आयोजित किया गया इसका, तो इसका आयोजन साथी दूसरा संस्करण भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया, पहला संस्करण भी नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए बात करेंगे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026, तो 24 से 25 जनवरी 2026 के बीच में नई दिल्ली भारत मंडपम में इसका दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया। इसका थीम आपसे पूछा जा सकता है सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज और आपसी सह अस्तित्व। आयोजक कौन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ द्वारा संस्कृत मंत्रालय की मदद से इसको लॉन्च किया गया, मतलब आयोजित किया गया। ध्यान रखना होगा कि जो पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन 2023 में किया गया था, 20 से 21 अप्रैल 2023। कहाँ पे किया गया था साथी, तो नई दिल्ली में किया गया था, इसे आप ध्यान रखिए। अगला है पुरुष हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026 में भारत ने किस देश को हराकर फाइनल मुकाबला का स्वर्ण पदक जीता है। तो भैया हमारे यहाँ के खिलाड़ी आजकल खूब जलवा कर रहे हैं, कोई करे या ना करे पर खिलाड़ी जरूर कर रहे हैं, तो ये लोग जापान को हराए हुए हैं साथी, ठीक है, वो भी अंडर 18 है, मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चे। पुरुष हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026, इसका आयोजन साथी 29 मई से 6 जून 2026 तक काका मिगाहारा जापान में किया गया। इसका जो प्रायोजक है वो जापान है, संस्करण इसका 6वां है। आयोजनकर्ता कौन था, एशियाई हॉकी टीम है। फाइनल मुकाबले में आप देखेंगे तो भारत के जो अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम है, इन लोगों ने जापान को साथी 4-1 से हरा करके ये खिताब जीता है और इस खिताब का स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत साथी लगातार तीसरी बार इस टूर्नामेंट, लगातार नहीं कह सकता, भारत ने साथी तीसरी बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। इस खेल में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर भारत के आयुष रजत हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला, हाल ही में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास खान कॉन्क्वेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया। आपसे पूछेगा खान कॉन्क्वेस्ट का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो साथ याद रखेंगे इसका आयोजन अभी हालिया में मंगोलिया में किया गया, तो इस प्रकार से पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर सही जवाब। देखिए अगर हम बात करेंगे सैन्य अभ्यास, तो यहाँ पे बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास है खान क्वेस्ट 2026, इसका आयोजन साथी मंगोलिया में किया गया।
भारतीय सेना की जो जॉट रेजिमेंट है वो इसमें शामिल होगी। 10वें भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन साथी बैंकॉक में किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 250 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दिया है। डीआरडीओ के द्वारा साथी सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किस स्वदेशी हवा से सतह मार करने वाली मिसाइल रुद्रम सेकंड का परीक्षण किया गया है। मैं ऐसे लिखना चाहिए था, ये थोड़ा सा काट दीजिएगा। डीआरडीओ के द्वारा साथी जो हमारा रुद्रम सेकंड है, अब रुद्रम सेकंड क्या है, तो ये मिसाइल है, कैसा, हवा से सतह पर मार करेगा, ऊपर जाएगा, च्यू नीचे आएगा, ठीक है। कैसे परीक्षण किया गया है साथी, तो परीक्षण करने के लिए डीआरडीओ का सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान प्रयोग किया गया है। तो सुखोई 30 MKI क्या है, लड़ाकू विमान है, और इस विमान पर चढ़ा गया है रुद्रम द्वितीय को, और रुद्रम द्वितीय से देखा गया भैया ट्राई करो, तो कौन किया है इसको, डीआरडीओ। अगर आपसे पूछेगा रुद्रम द्वितीय क्या है तो क्या बताओगे, तो हवा से सतह पर मार करेगा, तो हवा में जाने के लिए इसको विमान चाहिए, तो हाँ सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान हम लोग प्रयोग करेंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। हाँ ये बात भी सही है। तो साथ ही स्लोवाकिया का ये पुरस्कार है जो पीएम मोदी को मिला है, तो पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे सही जवाब यानी राइट आंसर। देखिए हम बात करेंगे पीएम मोदी को, तो यहाँ पे स्लोवाकिया का पुरस्कार मिला है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस पुरस्कार। हाल ही में भारतीय रेत के कलाकार सुदर्शन पटनायक को जलवायु परिवर्तन पर रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 का पुरस्कार दिया गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन पटनायक को हमेशा याद रखिए। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी NSC का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। किसे किया गया हो, सैकत चट्टोपाध्याय, बिल्कुल सही है। तो बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब, ठीक है। सैकत चट्टोपाध्याय का नाम याद रखेंगे। बात करेंगे सैकत चट्टोपाध्याय, ये साथी इसमें राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है उसके अध्यक्ष हैं, जबकि हितेश जोशी यह जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। कुमार शंकर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी IGL के प्रबंधक महानिदेशक हैं। तो पहले वाले पूछे जा सकते हैं। अगला है, भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो टाइगर कॉरिडोर कहाँ पे बनेगा, जहां पे ज्यादा टाइगर पाया जाएगा, तो मध्य प्रदेश। तो पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर यानी सही जवाब। देखिएगा भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश में। यह कॉरिडोर राज्य के साथ ही कई राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ देगा, ठीक है, कई राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ेगा कॉरिडोर, ताकि जो शेर है साथी वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके उनके विचरण के लिए, ठीक है। तो इस कॉरिडोर की घोषणा सरकार दिसंबर 2025 में करती है। यह कॉरिडोर साथी लगभग में 250 किलोमीटर लंबा होगा और 17,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कंप्लीट करेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा साथ ही इसका निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो ये लंबाई याद रखिएगा थोड़ा सा। अगला, हाल ही में जारी किए गए एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में हमारे भारत की रैंकिंग क्या है विनिर्माण के मामले में साथी। तो याद रखेंगे साथी, इस सूचकांक में भारत 6ठे स्थान पे है। तो इस प्रकार से सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 की बात करेंगे तो यहाँ पे जारी करता है डेजॉन सीरो एंड एसोसिएट। शेष देश की बात करेंगे साथी, तो शेष देश पे चाइना इस सूचकांक में नंबर 1 पे है, उसके बाद मलेशिया है, उसके बाद साथी वियतनाम है। भारत की बात करेंगे तो भारत साथी 11 अर्थव्यवस्था में 6वें स्थान पे आता है। यहीं पर बात करेंगे ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 की, जिसे साथी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी UNSDSN के द्वारा जारी किया गया है। शेष देश पे फिनलैंड सबसे खुश है, उसके बाद आइसलैंड, उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद कोस्टारिका, जबकि भारत साथी इस सूचकांक में 116वें स्थान पे है। ये भी थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है, याद रखना है। अगला, मार्च 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश नारियल के उत्पादन में शीर्ष पर बना हुआ है। जबरदस्त सवाल है। तो अभी हाल ही में सरकार बोला है कि यार हम भारत वाले ना नारियल के प्रोडक्शन में विश्व में नंबर 1 पे आ गए। तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर यानी सही जवाब, ठीक है। देखिए अगर हम नारियल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का जो नवीनतम रिपोर्ट है इसके अनुसार भारत साथी नारियल के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर शीर्ष पर बना हुआ है। भारत का वैश्विक स्तर पर नारियल उत्पादन लगभग में 30.7% अकेले है। मतलब अगर 100% नारियल होता है तो 30% हम ही लोग देते हैं। विश्व में नारियल के प्रमुख उत्पादक इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका और ब्राजील हैं। भारत में नारियल का प्रोडक्शन साथी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है। देश में नारियल उत्पादन में वृद्धि के लिए साथी 2026-27 में केंद्र सरकार ने कोकोनट प्रमोशन स्कीम की घोषणा की थी। तो ये भी आपसे पूछा सकता है, ध्यान रखिए। अगला है, पुस्तक द कॉन्शियस नेटवर्क के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। पुस्तक द कॉन्शियस नेटवर्क के लेखक साथी सुगार श्रीनिवास राजू। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है, सुगारा श्रीनिवास राजू साथी। कुछ और पुस्तक है आप याद रखिएगा, जैसे मेरी मदर मेरी कम्स टू मी संस्मरण है अरुंधति राय का, पहले हमने चर्चा किया।
ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, ये विश्वरूप राय चौधरी का है। द मैन हु बिकम सिनेमा दिलीप कुमार अशोक चोपड़ा का है। और हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री दैट इज इंडिया इग्नोर, प्रेम प्रकाश का, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है द रूम वेयर इट हैपेंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द रूम वेयर इट हैपेंड, साथ ही जॉन वोल्टन का ये बुक है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, ठीक है। कुछ और बुक है, जैसे जगदीश शुक्ल का बुक है साथी ए बिलियनर बटरफ्लाई, सुगार श्रीनिवासन का द कॉन्शियस नेटवर्क, प्रेम प्रकाश का हिस्ट्री दैट इज इंडियन इग्नोर्ड, ठीक है, वो रिपीट किया गया। जॉन बोल्टन का द रूम वेयर इट हैपेंड, संजय बारू का है सेंसेशंस ऑफ द सक्सेसफुल। विश्व ऑटिज्म दिवस, ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं 4 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस साथी, अच्छा 4 अप्रैल को नहीं, ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है सॉरी, कब? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, है ना? हाँ, तो आप देखेंगे तो विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को, 4 अप्रैल को खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को एड्स जागरूकता दिवस या विश्व होम्योपैथी दिवस, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साजो नाम का त्योहार मनाया जाता है साथी? साजो कौन आता है? साजो कर्नाटक वाले, साजो नाम का त्योहार कौन आता है साथी? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, सही जवाब, ठीक है। देखिए सी हिमाचल प्रदेश में साजो त्योहार, कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार याद रखेंगे। मिजोरम में पालकट, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में मामल्लपुरम, ठीक है, केरल में निशा गांधी महोत्सव, उत्तर प्रदेश में ताज पता ही है, उड़ीसा में नवकलेश्वर, त्रिपुरा में साथी खर्ची पूजा उत्सव, गोवा में साथी सिमोगोत्सव। ये बहुत पूछता है सिमोगोत्सव, है ना? हम लोग कर्नाटक लगा कहते हैं सिमोगा को लेकर के, गलत जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड के आदिवासी आबादी का त्योहार है? त्योहार होता है, आदिवासियों का त्योहार कौन सा है साथी? तो आप जानते हैं सरहुल नाम का त्योहार मनाते हैं झारखंड के आदिवासी। तो आप जानते हैं डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब, ठीक है। देखिए सरहुल कौन मनाता है? तो आप लोग सर झारखंड के आदिवासी, केरल में ओणम, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, उगादी, कर्नाटका, तेलंगाना बोनालू, उड़ीसा में बलि यात्रा, नागालैंड में हार्नबिल या मुआतसु, केरल में साथी वार्षिक नौका दौड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला रेंगमा प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है साथी? पूछ रहा है रेंगमा किसका लोक नृत्य है? रेंगमा नागालैंड वाले मनाते हैं साथी। तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी सही जवाब। देखिए अगर हम बात करते हैं नागालैंड को कुछ नृत्य को लेकर के, तो नागालैंड में रेगमा, एमपी में जावरा, राय, रीना, पंडावनी, छेड़िया, गोंडा, बिल्मा, टापड़ी, हेरुदानी, सैला, हुलको, भागोरिया। भैया एक बार में नहीं याद होगा, 3-4 बार याद करना पड़ेगा। सिक्किम में रेंचुंगमा, घाटो, कीटो, ची रमो, मणिपुर में थांगटा, संकीर्तन, लाई हरिबा, फिर बसंत रास, फिर राखाल, इंपॉर्टेंट है। गोवा में दक्कनी, खोला या जागोर, आंध्र प्रदेश में बतकंपा, कुम्मी, घाटा, मरदाला, छड़ी नृत्य, माधुरी, ये सब मनाए जाते हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इंपॉर्टेंट लगाना, इसका एक्सप्लेनेशन मतलब रट लेना। गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में पड़ता है, रट लेना भाई साहब, इसको एकदम रट्टा मार लो, ये पूरा एक्सप्लेनेशन रट लो। तो कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, पणजी में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, देहरादून में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, पुणे में भारतीय मौसम वेधशाला, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, वाराणसी में केंद्रीय तिब्बत शिक्षण संस्थान। और इसका भी रट लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो दालों का अनुसंधान संस्थान कानपुर में पड़ता है। तो इस प्रकार से पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब, ठीक है। देखिए कानपुर में अगर आप देखेंगे तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका चीनी अनुसंधान, दूसरा आपका दाल और तीसरा आपका चर्म। लखनऊ में गन्ना है और केंद्रीय औषधि है, बनारसी में सब्जी है, ध्यान रखेंगे। फिर इज्जतनगर बरेली में पक्षी अनुसंधान संस्थान है, ध्यान रखेंगे। अगला तिबिलसी किस देश की राजधानी है? जल्दी से राजधानी खत्म करना है, 15 वीडियो के अंदर राजधानी सब खत्म हो जाना चाहिए। तिबिलसी कहाँ की राजधानी है भाई? बिल्कुल सही हो जाएगा जॉर्जिया। कहाँ की? जॉर्जिया। तो इस प्रकार से बी आपका हो जाएगा राइट आंसर, सही जवाब। देखिए कुछ देश हैं उनकी राजधानी याद रखिएगा, ये सब एशिया में पड़ते हैं। जापान भी, जॉर्जिया, तिबिलसी, जॉर्डन का अम्मान, जो याद होगा उसको स्किप कर देना, मतलब उसको मत लिखना। ताजिकिस्तान दुशांबे, तुर्की अंकारा, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, थाईलैंड बैंकॉक, नेपाल काठमांडू, पता होगा सबको।
पाकिस्तान तो पता ही होगा। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। मनामा, पनामा नहीं मनामा, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? मनामा। ये भी एशिया के देश हैं सब। बहरीन की राजधानी है साथी। तो पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर यानी सही जवाब। अगर हम बात करेंगे कुछ देश, फिलीपींस मनीला, बहरीन बांग्लादेश ढाका, बहरीन का मनामा है। ब्रुनई दारुसलाम का तो बंदर शेरी बेगावन, भूटान थिम्पू, उलान बटोरा मंगोलिया, याद रखना। मलेशिया का कुआलालंपुर, मालदीव का साथी माले। तो इस तरह से आज के सेशन है। उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा आज का सेशन। तो मिलते हैं आपसे हम अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और रिवीजन जरूर करिएगा। बिना रिवीजन के आप लाख पढ़ लो कोई मतलब नहीं है। वंदे मातरम, जय हिंद।